Welcome to Radiant Academy Bhadrawa. Today we are going to learn and discuss one very important lesson from history for class 10th. आपका जो लेसन है आज का वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईस्ट ऑयल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। ये क्लास 10th के लिए है, हिस्ट्री से, सोशल साइंस हिस्ट्री से है। तो ये जो लेसन है ये रिसेंटली ऐड हुआ है आपकी बुक्स में। तो हमने जो है इस वीडियो में पूरा लेसन डिस्कस किया है, उसके साथ साथ इसके 6 के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी डिस्कस किए हुए हैं। आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो टॉपिक शुरू करने से, लेसन शुरू करने से पहले हमें इस लेसन का टाइटल और टॉपिक पता होना चाहिए, तभी जाके आगे हमें लेसन क्लियर होगा। तो आपका जो टाइटल है, टॉपिक है इस लेसन का, वो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईस्ट ऑयल जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो ईस्ट ऑयल का मतलब होता है पास्ट। क्या है ईस्ट ऑयल का मतलब? पास्ट। और इसे वंस भी कहा जाता है, वंस। कभी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट थी, आज जो है यूटी बन चुकी है। तो आपका टॉपिक है वो बोलता है जम्मू एंड कश्मीर जो कभी स्टेट थी उसकी मॉडर्नाइजेशन कैसे हुई वो बताओ जी। इस लेसन में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो आपका ये टॉपिक है। तो अब आपको पता होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर जो है वो यूटी कब बनी। तो जम्मू एंड कश्मीर यूटी रिसेंटली 31 अक्टूबर 2019 को, ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गई। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो टॉपिक है, हमने जो इस लेसन में डिस्कस करना है, मॉडर्नाइजेशन कैसे आई जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में, जिसे पहले स्टेट कहा जाता था। तो मॉडर्नाइजेशन होता क्या है? अब आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मॉडर्नाइजेशन होता क्या है। तो मॉडर्नाइजेशन होता है प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन कैसे हुई जम्मू एंड कश्मीर की। प्रोग्रेसिव ट्रांजिशन का मतलब होता है एडवांस कैसे बनी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। जो प्री मॉडर्न मतलब जो ट्रेडिशनल सोसाइटी से वो मॉडर्न सोसाइटी कैसे बनी। प्री मॉडर्न और ट्रेडिशनल सोसाइटी होता है जब एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर क्या हो, ना बिजली हो, ना सड़क हो, ना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हो, ना गाड़ियाँ हो। तो ये जो मॉडर्नाइजेशन कैसे आई और ये किसने लाई, वही हमने इस यूनिट में पढ़ना है। कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी इसमें, कौन सी पार्टी इन्वॉल्व थी, नया कश्मीर मैनिफेस्टो क्या है, सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आए जम्मू एंड कश्मीर में, वही हमने इस यूनिट में पढ़ना है। तो एक और चीज़ है इसमें कि आपको बताना है जम्मू एंड कश्मीर की मॉडर्नाइजेशन कहाँ से, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा से। पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा होता है जब इंडिया ने अचीव किया इंडिपेंडेंस। तो वो कब किया उसने? 1947 में। तो हमें बताना है 1947 के बाद जम्मू एंड कश्मीर में मॉडर्नाइजेशन कैसे आई और किसने लाई। ठीक है, वो सारा हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। होप आपको ये लेसन का टॉपिक समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर, ये लेसन शुरू करने से पहले आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री पता होनी चाहिए जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू एंड कश्मीर पे एक बुक लिखी गई थी, एक कल्हाना, एक हिस्टोरियन थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने एक बुक लिखी थी। उन्होंने राजा तरंगनी बुक लिखी थी। उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन था जहाँ पर हर कोई रूल करना चाहता था। अगर हम जम्मू कल्हाना बोलते हैं, पुराने ज़माने से, महाभारत टाइम से यहाँ पर रूलर जो है उन्होंने रूल किया हुआ है। उन्होंने यहाँ पर अलग अलग डायनेस्टीज़ ने रूल किया, अलग अलग राजाओं ने जम्मू कश्मीर पर रूल किया है। अगर हम पास्ट में देखें तो पास्ट में अगर हम महाभारत टाइम से देखें तो एक गोडाना फर्स्ट रूलर थे। उनके बाद महाभारत के बाद कौन आए? महाभारत के बाद आगे जैसे कि मौर्यन एम्पायर आया। मौर्यन में आपको पता होगा फेमस रूलर अशोका, उन्होंने भी कश्मीर पे रूल किया हुआ है। अगर हम मुस्लिम पीरियड की बात करें, शामिर जो थे, शामिर वो भी पहले मुस्लिम राजा कश्मीर के, उन्होंने भी यहाँ पे रूल किया है। फिर यहाँ पर मुगल्स आए, मुगल्स के बाद यहाँ पर आए ये अफ़गान्स आए। ठीक है, तो ये आपको पूरा लाइन वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई। तो आपको याद कहाँ से रखना है इस लेसन में? आपको याद रखना है कि डोगराज ने किससे जम्मू एंड कश्मीर लिया। उन्होंने 75 लाख रुपए दिए, लेकिन किसको दिए उन्होंने? तो देख लेते हैं। डोगरा ने जो दिया ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स से जम्मू एंड कश्मीर लिया। तो ब्रिटिशर्स से पहले किसके पास था जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर ब्रिटिश से पहले था सिख के पास, महाराजा रंजीत सिंह के पास था। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं? सिखों के साथ लड़ाई करते हैं, एंग्लो सिख वार, और सिखों को हरा देते हैं और अपने कब्जे में ये जम्मू एंड कश्मीर कर लेते हैं। तो जो डोगरा रूलर था उस टाइम हमारा, वो था पहला गुलाब सिंह। गुलाब सिंह क्या करता है? अंग्रेज़ों को देता है कितने रुपए? अंग्रेज़ों को बोलता है मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप मुझे जम्मू एंड कश्मीर दे दो। तो अंग्रेज़ मान जाते हैं, बोलते हैं ठीक है। तो एक ट्रिटी साइन करते हैं, ट्रिटी ऑफ अमृतसर जिसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ट्रिटी ऑफ अमृतसर, जो 1840 में साइन होती है। तो 1840 में ट्रिटी ऑफ अमृतसर साइन होती है, जिसमें अंग्रेज़ों को 1 करोड़ रुपए देना होता है। कौन तैयार हो जाता है? गुलाब सिंह।
तो गुलाब सिंह क्या, तो लेकिन क्या करता है, अंग्रेज़ जो है 25 लाख रुपए माफ़ कर लेते हैं और टोटल 75 लाख रुपए में ये जो गुलाब सिंह है ये अंग्रेज़ों से जम्मू एंड कश्मीर खरीद लेता है। तो इधर से डोगरा एम्पायर शुरू हो जाता है, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने आपको हिस्ट्री बता दी, पहले कौन रूल कर रहा था और डोगरा, ये जो गुलाब सिंह है ये डोगरा रूल कब शुरू हुआ, ठीक है। अंग्रेज़ों से 75 लाख रुपए में हमने जम्मू एंड कश्मीर खरीदा, डोगराज ने। तो पहले जो डोगरा रूलर थे वो थे गुलाब सिंह, याद रखिएगा डेट, 1846 से लेकर 1856 तक इन्होंने राज किया। उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह आए जिन्होंने 1856 से 1885 तक रूल किया। उसके बाद महाराजा प्रताप सिंह आए जिन्होंने 1885 से 1925 तक, और आखिरी में आए महाराजा हरि सिंह जिन्होंने 1925 से लेकर 1952 तक। ये बिल्कुल याद रखिएगा, गुलाब सिंह पहले और उसके बाद आए थे आखिरी महाराजा हरि सिंह। चार हैं, बिल्कुल चार के चार आपको याद रखने हैं, गुलाब सिंह, उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह, महाराजा प्रताप सिंह और महाराजा हरि सिंह। तो ये आपको ऐसे ही याद रखिए। तो अब आपको स्टोरी याद रखनी है कि यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में डोगरा रूल शुरू हो गया था। डोगरा रूल जो था पहला गुलाब सिंह रूल कर रहे थे। तो उन्हीं दौरान क्या होता है, इंडिया आज़ाद हो जाता है। इंडिया जो होता है, जैसे कि सबको पता है, इंडिया अटेन करता है 15 अगस्त 1947 में, अपनी इंडिपेंडेंस इंडिया अचीव कर लेता है। तो इंडिया जो होता है जैसे ही आज़ाद हो जाता है और दो हिस्सों में बंट जाता है, सबको पता है, जैसे कि एक तो इंडिया में पार्टीशन हो जाता है 1947 में, इंडिया और पाकिस्तान में, ठीक है। उन्हीं दौरान जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उनका लॉर्ड माउंटबेटन क्या करते हैं, एक एक्ट लाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के तहत क्या होता है, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाते हैं 1935 में, ठीक है। ये याद रखिएगा, आप कौन लाता है, लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ के गवर्नर जनरल जो थे। तो क्या होता है, जैसे ही इंडिया आज़ाद होता है और इंडिया पाकिस्तान में डिवाइड हो जाता है, तो इंडिया जो थी वो 565 प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइड थी। कितनी, 565 राजाओं की स्टेट्स थी यहाँ पर, छोटे छोटे राज थे 565, जिसमें से जम्मू एंड कश्मीर भी था एक। तो इंडिया जो है वो इस एक्ट के अंदर बोलता है 565 स्टेट्स को कि आपके पास चॉइस है, या तो आप इंडिया के पास आओ, या तो आप पाकिस्तान के पास आओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। इस एक्ट के तहत ये बोला जाता है। तो हमारे जो महाराजा हरि सिंह थे उस टाइम के रूलर, वो बड़ा सोचते हैं और सोच के डिसाइड करते हैं कि ना ही हमें इंडिया के पास जाना है, ना ही हमें पाकिस्तान के पास जाना है, हमें क्या रहना है, इंडिपेंडेंट रहना है, सिंपल। और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करते हैं, और ये लेटर भेजते हैं किसको, इंडिया और पाकिस्तान को, और बोलते हैं हमें जी इंडिपेंडेंट रहने दो, आप हमें मत तंग करो। लेकिन क्या होता है, उन्हीं दौरान महाराजा हरि सिंह के टाइम पर क्या होता है, ऐसा कहा जाता है पाकिस्तान से रेडर और कबालीज आते हैं, पाकिस्तान से रेडर और सोल्जर्स आते हैं और वो अटैक करते हैं हमारी स्टेट पर, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर 1947 पर। तो महाराजा हरि सिंह जो होता है डर के मारे कहाँ भाग जाते हैं, वो इंडिया चले जाते हैं, और इंडिया में क्या करते हैं, वो इंडिया वालों से हेल्प लेते हैं। तो इंडिया बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन एक शर्त पे, जब तुम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करोगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन होता है कि आप परमानेंटली जम्मू एंड कश्मीर को किसके साथ जोड़ दो, इंडिया के साथ जोड़ दो। तो महाराजा हरि सिंह बोलते हैं ठीक है जी, अभी हम पे, हमारी स्टेट पे अटैक हुआ है, मैं जो भी आप बोल रहे हो मैं मान लेता हूँ। तो अक्टूबर 26 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन करता है, कौन साइन करता है, महाराजा हरि सिंह साइन करता है, किनके साथ, इंडिया के साथ। तो इंडिया अपनी फौज भेजती कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, और जो भी कबालीज हैं उनको यहाँ से बाहर निकाल देती है। तो ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है, डोगरा रूल खत्म होता है, और किनका रूल शुरू होता है, अब इंडिया रूल करने लगता है किस पर, जम्मू एंड कश्मीर। अब इंडिया के साथ मिल जाता है जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आगे देखते हैं स्टोरी क्या होता है। तो जैसे ही महाराजा हरि सिंह जो है इंडिया की तरफ भाग रहा था, उसने अब किसी को तो बनाना था यहाँ का हेड, तो जाते जाते उसने क्या किया, एसेशन तो किया उसने इंडिया के साथ, उसने बना दिया शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को यहाँ का एमरजेंसी एडमिनिस्ट्रेटर, एमरजेंसी हेड बना दिया अब, क्योंकि राजा तो डर गया था यहाँ पर। उसने बोला यार ये तो कबालीज वगैरह आ रहे हैं, मैं यहाँ पर इसी शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को ही बना दूँ, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी उस टाइम में कश्मीर। तो उसने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बना दिया। ये कब बनाया उसने, अक्टूबर 30 1947 को। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को उसने क्या किया, फंक्शन एज ए चीफ, वो कब तक फंक्शन करते रहा ऐसे चीफ ऑफिसर, 5 मार्च 1948 तक उसको अपॉइंट किया राजा ने एमरजेंसी हेड हमारी स्टेट का। लेकिन उसको फिर अच्छी तरीके से उसने प्राइम मिनिस्टर बना दिया, कब, 5 मार्च 1948 के बाद उसने उन्हें प्राइम मिनिस्टर बना दिया, ठीक है। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बोलता है कौन, महाराजा हरि सिंह बोलता है कि तेरे पास चॉइस है, तू अपनी कैबिनेट खुद चुन, तो अपने लीडर्स चुन और जम्मू कश्मीर पे रूल कर, ठीक है। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ओथ लेता है कब, 25 मार्च 1948 को। हमारा पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, याद रखिएगा। हमारा पहला इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो था जम्मू एंड कश्मीर का,
वो थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इलेक्टेड थे ये। अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव आए बताइए पहला प्राइम मिनिस्टर कौन था, सिंपल अगर पूछा जाए पहला प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन था जम्मू एंड कश्मीर का, सिंपल अगर पूछा जाए, इलेक्टेड नहीं, तो आप बोलोगे मेहरचंद महाजन। तो मेहरचंद महाजन जो थे पहले थे, ये इलेक्टेड नहीं थे। लेकिन उसके बाद अगर इलेक्टेड पूछा जाए तो इलेक्टेड आता है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इलेक्टेड, ठीक है। तो उन्होंने, तो उसके बाद लेकिन महाराजा हरी सिंह क्या कहते हैं, ठीक है शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को तो प्राइम मिनिस्टर बना दिया, अब उन्होंने क्या किया, अपने जो उनका लड़का था महाराजा हरी सिंह का, युवराज करण सिंह, उससे क्या बना देते हैं, युवराज करण सिंह को पहला सदर रियासत भी बना देते हैं। तो जो दो जने यहाँ पर उन्होंने इलेक्ट किए, एक तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बना दिया उन्होंने यहाँ का पीएम, और इसी तरीके से सदर रियासत किसको बनाया, युवराज करण सिंह को। कब बनाया उन्होंने, 1949 को, ठीक है। 1952 को सदर रियासत बनाया जाता है युवराज करण सिंह को। सदर रियासत का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, वो हेड बन गए। जैसे कि आज गवर्नर बोला जाता है सदर रियासत को, उस टाइम बोला जाता था सदर रियासत। तो पहले सदर रियासत गवर्नर कौन थे हमारे स्टेट के, वो युवराज करण सिंह थे, याद रखिएगा बिल्कुल। तो ये था हमारा, कुछ दो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एक था हमारा पहले प्राइम मिनिस्टर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को बना दिया, उसके बाद पहले सदर रियासत कौन थे, युवराज करण सिंह, ये दो चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर पे रूल कर रही थी अंडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, और हमारे सदर रियासत है युवराज करण सिंह। अब देखते हैं, जैसे ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब हमारे ऊपर रूल करने हैं, उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की। तो ये रहे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनकी पिक्चर है ये। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को क्या कहा जाता, शेर कश्मीर और लाइन ऑफ कश्मीर भी कहा जाता था, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही विजनरी लीडर थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे, जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आगे। तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के बारे में देख लेते हैं। जैसे ही वो पावर में आए, उन्होंने क्या क्या किया हमारी स्टेट के लिए। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, उनके रजीम का देख लेते हैं, उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था कंपोजिट कल्चर। उन्होंने प्रमोट किया एक कंपोजिट कल्चर का मतलब मिक्स्ड कल्चर, हिंदू मुस्लिम सिख तीनों कल्चर मिक्स करा के उसको प्रमोट किया, किसी एक को नहीं लिया ऊपर। और उन्होंने बताया कि सेकुलर कश्मीर आइडेंटिटी, कि कश्मीर जो है सेकुलर है, और उसको बढ़ाया, उन्होंने प्रमोट किया, जो पहले से चलता आ रहा है। सबसे पहला आपको याद रखना है, उन्होंने कश्मीर की जो सेकुलर आइडेंटिटी थी वो पूरे इंडिया के सामने लाई। और दूसरा उन्होंने क्या किया, जो गैप्स आ गए थे हिंदू मुस्लिम सिख के बीच में, उनको भरने की कोशिश की। जैसे कि ज़ुबानी गैप आया था, रिलीजियस गैप, और कम्युनिटेरियन ये जो क्लीवेज आया हुआ था, इसको भरने की कोशिश की, ठीक है, कि सारे लोग यूनिटी में रहें, एक साथ रहें। दो चीज़ें आपको याद रखनी है, सेकुलर करेक्टर, और दूसरा ये जो गैप आया था उसको ब्रिज करने की कोशिश की थी, ठीक है। तीसरा, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए क्या किया है, बहुत अच्छी चीज़, वो उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई, जिस पार्टी का नाम था ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो ये चौधरी गुलाम अब्बास इन 1939 उनके साथ मिलकर उन्होंने बनाया ये पार्टी, और ये जम्मू एंड कश्मीर का भला करने वाली थी, आगे जो हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो लेटर इसका नाम रखा गया नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम क्या था, ऑल जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो इन्होंने क्या किया, इस पार्टी का नाम चेंज किया, क्योंकि इसमें मुस्लिम, इन्होंने सोचा अगर हमने जो नाम रखा है मुस्लिम रखा है इसमें, तो कुछ लोग सोचेंगे ये मुस्लिमों के लिए ही है। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सबकी पार्टी है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं, शेख मोहम्मद का रजीम था ये। लेकिन क्या होने लगा, शेख मोहम्मद की आइडियाज़ में, उनकी थिंकिंग में चेंज आने लगा, शिफ्ट आने लगा, ठीक है। कैसे शिफ्ट आने लगा, क्या शिफ्ट आने लगा, वो देख लेते हैं। वो जो थे, जब भी वो स्पीच करते थे, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात करने लगे। आप सेल्फ डिटर्मिनेशन की मतलब क्या, वो चाहते थे अपनी स्टेट चाहते थे, और अपनी गवर्नमेंट। हमें जी नहीं, हमें किसी के साथ नहीं रहना है, हमें इंडिया के साथ नहीं, ऐसा अपनी स्पीचेज़ में वो लगे रिफ्लेक्ट करने। तो जैसे ही इंडिया को पता लगा जी शेख मोहम्मद जी वेस्टर्न डिप्लोमेट्स के साथ मिल रहा है, शायद कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, तो उन्होंने इसको एक फेमस कश्मीरी कॉन्स्पिरेसी केस में फंसा दिया। कब फंसाया, 1953 में। और शेख मोहम्मद को 11 साल की जेल करा देते हैं 1953 में। 11 साल की जेल कराते हैं उनको, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। तो जैसे ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को अरेस्ट किया जाता है, तो उनकी जगह कौन आता है, उनका डिप्टी बख्शी गुलाम मोहम्मद, हमारे सेकंड प्राइम मिनिस्टर, याद रखिएगा। पहले थे शेख मोहम्मद, उसके बाद जैसे ही 11 साल की जेल हो गई किनको, शेख मोहम्मद को, तो कौन आया अगली बार, बख्शी गुलाम मोहम्मद, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको बना दिया जी डिप्टी, उन्हें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया 1953 में। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से कश्मीर की हिस्ट्री चेंज करना। अब जो था, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो भी पॉलिसीज़ एम्स थे शेख मोहम्मद के, वो किसके सोल्जर्स पे आ गए, वो आ गए जी बख्शी गुलाम मोहम्मद के कंधों पर आ गए, कि अब जो भी हमारे शेख मोहम्मद ने सोचा है, अब हम उसे आगे बढ़ाएंगे। तो देखते हैं अब आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि
उसको जेल हो गई शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। और आपको याद रखना है दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे हमारे, बख्शी गुलाम मोहम्मद, बस इतना याद रखना है। आगे देखते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है, जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो थे, उन्होंने सेकंड प्राइम मिनिस्टर एज ए चार्ज लिया, उन्होंने 1965 तक रहे। चलिए देखते हैं अब, जो भी सोच थी किसकी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, उसको प्रैक्टिकल शेप किसने दिया था, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने। चलिए देखते हैं क्या क्या किया था इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के लिए। तो सबसे पहले इन्होंने, जो इनकी पार्टी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में नया कश्मीर मैनिफेस्टो लाया। क्या लाया, नया कश्मीर मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है ऐसी चीज़ें, मैनिफेस्टो क्या होता है, एक पब्लिकली हर एक पार्टी क्या करती है, मैनिफेस्टो बनाती है अपना। जैसे कि कांग्रेस ले लो, एनसी ले लो, पीडीपी ले लो, वो एक जब भी वो पार्टी, कोई पार्टी बनती है, अपना मैनिफेस्टो लाती है कि हम अगर पावर में आएंगे तो हम ये चीज़ें आपके लिए करेंगे, ये पॉलिसीज़ बनाएंगे, ये प्रिंसिपल्स, ये इंटेंशंस है हमारी, हम ये डेवलपमेंट करेंगे। तो नया कश्मीर मैनिफेस्टो यही है, क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या प्रोग्राम्स अच्छे अच्छे सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस लाए इस मैनिफेस्टो के अंदर, वो इन्होंने लाया कि हम लोगों के लिए ये भला काम करेंगे, इस मैनिफेस्टो के अंदर था। इसीलिए इसको नया कश्मीर मैनिफेस्टो बना जाता है कि हम न्यू कश्मीर लाएंगे, उसमें ये चेंजेस होंगे। चलिए देखते हैं इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में था क्या क्या। कब आया था ये, ऑन सितंबर 29, 1944 को एक मीटिंग होती है पार्टी की, कहाँ पर, सोपोर में, जहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि हम ये मैनिफेस्टो लाएंगे, ये अच्छे काम जो हमने स्टेट के लिए करने, ये हम बाहर लाएंगे लोगों के सामने। तो ये किसने लिखा था, बीपीएल बीडी ने लिखा था, ठीक है। ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लान था, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ब्रॉड प्लान था, इसमें बहुत चीज़ें थी लोगों के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चर रिकस, पूरा चारों तरफ से हम अपनी स्टेट को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैनिफेस्टो था, ये दो हिस्सों में डिवाइड था, एक था कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा था नेशनल इकोनॉमिक प्लान। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन लिखे होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने बोला था हमारी स्टेट का कैसा कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, पहले हिस्से में ये रहेगा और दूसरे हिस्से में क्या रहेगा, नेशनल इकोनॉमिक प्लान। हमने इकोनॉमिकली अपनी स्टेट को कैसे चेंज करना है, वहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस करनी है। तो देखते हैं नेशनल इकोनॉमिक प्लान में और क्या क्या था। इन्होंने बोला कि हम इस प्लान में क्या करेंगे, कौंसल्स बनाएंगे। कौंसल मतलब किसके लिए, हम एजुकेशन को डेवलप करेंगे, प्रोग्रेस लाएंगे, एजुकेशन, एडवांस एजुकेशन लाएंगे, कल्चर को अपलिफ्ट करेंगे। ये इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो में ये चीज़ें, हम औरतों को राइट्स देंगे और हम कम्युनिकेशन बढ़ाएंगे। कम्युनिकेशन कैसा, रोड कनेक्टिविटी और जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको बढ़ाएंगे बाहर वाली कंट्रीज़ के साथ, और हेल्थ पे फोकस करेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ें किस में थी, कश्मीर मैनिफेस्टो में थी। तो यहाँ से एनसी देखो ये डेवलपमेंट कर रहा है अपनी स्टेट की, उसने बताया जी अगर हम तो पावर में हैं, हम ये चीज़ें आपके लिए करेंगे, ये सारी चीज़ें, वुमेन राइट, कल्चर, एजुकेशन के लिए। चलिए आगे इसे और समझते हैं। तो इनका जो सेकंड था नेशनल इकोनॉमिक प्लान, इन्होंने क्या किया, नेशनल इकोनॉमिक प्लान जो था वो फुल सोशलिस्ट टोन था। सोशलिस्ट टोन होता क्या है, मतलब सोशलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो बोलती है कि मान लो सोशलिज्म में क्या होता है, एक ऐसी, मतलब स्टेट क्या करेगी, वही आपका क्या करेगी, आपकी गरीबी दूर करेगी, आपका मेडिकल खर्चा उठाएगी, मतलब सोशलिज्म थिंकिंग ऐसी है, ठीक है। आपको हर एक किसी को गरीब नहीं देगी रहने, बराबरी देगी सबको, ठीक है, सोशलिज्म। तो ये फुल ऑफ सोशल वैल्यूज से था ये नया कश्मीर मैनिफेस्टो। सोशल वेलफेयर स्टेट क्या होती है, एक ऐसी स्टेट जो प्रोटेक्ट करती है इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग ऑफ इट्स सिटीजन। तो एक सोशलिस्ट टोन थी। आगे ऑब्जेक्टिव आएगा आपको। तो ये जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो था ये एक सोशलिस्ट टोन था। मैंने आपको बता दिया सोशलिस्ट क्या होता है। एक सोशलिस्ट थिंकिंग ऐसी थिंकिंग होती है जिसमें क्या होता है, एक क्लासलेस सोसाइटी होती है, मतलब जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर क्या होता है, स्टेट जो होती है वो कंट्रोल करती है इकोनॉमिक, सोशल, और वो वो मतलब मेडिकल फैसिलिटीज़ देती है, गरीबी दूर करती है, ठीक है, एजुकेशन देती है, फ्री एजुकेशन। तो सोशलिस्ट टोन से भरा हुआ था। चलिए आगे देखते हैं और नया कश्मीर मैनिफेस्टो में क्या था। तो और इसकी ये जो तो इन्होंने क्या किया, जब भी हम कुछ, तो एनसी बोलती है जब भी हम कोई पॉलिसी बनाएंगे अपनी स्टेट के लिए, हम हमेशा याद रखेंगे इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो को। हम हमेशा हम हमेशा कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, हम हमेशा इस नया कश्मीर मैनिफेस्टो को डायरेक्शन में याद रखेंगे। तो इसीलिए इन्होंने कहा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की बेस बन गया जी। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपनी स्टेट का 17 नवंबर 1956, इन्होंने नया कश्मीर मैनिफेस्टो को डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी बना दिया। चलिए ये जो नया कश्मीर मैनिफेस्टो हमने पढ़ लिया। आगे देखते हैं हम जैसे कि अब यहाँ पर बात करें हम, जो पहला क्वेश्चन है आपका वो बोलता है
ब्रीफली डिस्कस द मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय द पोस्ट 1947 गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जैसे ही नई गवर्नमेंट आई, राजा का रूल खत्म हो गया, नई गवर्नमेंट आई, मैंने जैसे आपको प्रीवियसली हिस्ट्री बता दी, जैसे ही इंडिया के साथ जम्मू एंड कश्मीर ने एसेशन किया, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए स्टेट के लिए, क्या क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए स्टेट के लिए। चलिए वो रिफॉर्म्स पर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब इकोनॉमिकली लोगों को कैसे गरीबी से दूर किया, उन्होंने क्या क्या चीज़ें की जिससे लोग गरीबी से दूर हो गए। चलिए देखते हैं वो चीज़ें, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या थी आगे वीडियो में। तो सबसे पहला इकोनॉमिक रिफॉर्म किया उन्होंने, सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स किए, ज़मीनी रिफॉर्म्स किए उन्होंने सबसे पहले। उन्हीं दौरान क्या था, तो ये जो ये सब इन्होंने कहाँ से लिया था, ये कश्मीर ये नया न्यू कश्मीर मैनिफेस्टो से चीज़ें ली हुई थी। ठीक है, मैंने जैसे बताया न्यू मैनिफेस्टो क्या होता है, जो भी पार्टी पावर में आती है वो सोचती है कि मैंने ये चीज़ें लोगों के लिए करनी है। ठीक है, तो ये सारा कश्मीर मैनिफेस्टो में सबसे पहला ही, जैसे एनसी पावर में आती है वो क्या करती है, लैंड रिफॉर्म्स करना शुरू हो जाती। तो लैंड रिफॉर्म्स होता क्या है, तो उन्होंने उस टाइम क्या था, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में हर राज्य में क्या होता था, जागीर सिस्टम चलता था, मुआफिस चलता था और मुकर्री चलता था। जागीर सिस्टम होता क्या है, ये जो थे ये होते हैं, ये जो जागीर मुआफिस और ये जो होते हैं, ये लैंड ग्रांट्स होते हैं। क्या होते हैं, लैंड ग्रांट्स। चलिए इन्हें समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा आपको। लैंड ग्रांट्स होते हैं जागीर, लैंड ग्रांट्स होते हैं जागीर, मुआफिज और मुकर्रीज, लैंड ग्रांट्स। तो लैंड ग्रांट्स होता क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ, पुराने ज़माने से चलता आ रहा है ये जागीर सिस्टम। क्या होता है पुराने ज़माने में, क्या होता है, जब भी किसी राजा को किसी इंसान का काम पसंद आया, मान लो राजा को मेरा काम पसंद आया, तो वो मुझे गिफ्ट में क्या करता था, एक ज़मीन देता था। क्या देता था वो, ज़मीन। तो वो क्या बोलता था, जा यार तेरे को मैंने ये गिफ्ट में ज़मीन दे दी, तेरा काम बहुत है, जा, तुझे मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ, तुझे मैं ये ज़मीन दे रहा हूँ, तो तुझे जो उगाना है उगा, और जो उगाएगा वो तू ही रख ले। तो पुराने ज़माने में ये जागीर सिस्टम क्या होता था, राजा गिफ्ट करता था ज़मीनें किनको, लोगों को। ठीक है, इन प्लेस ऑफ सर्विस, जो उनके लिए काम करते थे। तो ये जो ज़मीन अब से मेरी हो गई है, इसमें मैं उगाऊंगा जो मेरा होगा। तो इससे एक नुकसान होने लगा, क्या होने लगा, ज़मीन सिर्फ कुछ लोगों के पास जाने लगी, गरीबों को तो देता नहीं था राजा, तो गरीब बेचारे उनके पास नहीं। तो ये जो ज़मीन थी कुछ लोगों के पास ही आने लगी, बेचारे बाकी लोग ऐसे ही रहने लगे। तो जैसे ही एनसी पावर में उसने बोला हमने ये इस जागीर सिस्टम ख़त्म करना, आज से कोई किसी को गिफ्ट नहीं देगा। ठीक है, तो जागीर सिस्टम ख़त्म किया सबसे पहले उन्होंने। तो मुआफिस दूसरा था, ये भी एक लैंड ग्रांट था। मुआफिस एक ऐसा लैंड ग्रांट होता है, मतलब गिफ्ट देना, किन को, इंसानों को देना ज़मीन गिफ्ट में, या फिर रिलीजियस, या यहाँ पर मस्जिद बनाओ या मंदिर बनाओ तो उनके लिए देना। तो जैसे ही ये गवर्नमेंट पावर में, इन्होंने क्या किया, हमने किसी इंसान को अब से मुआफिज नहीं देना है, मगर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हम देंगे, उनको नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, जागीर हमने पढ़ लिया, मुआफिज हमने पढ़ लिया, मुकर्रीज भी, मुकर्रीज होता था कैश में देना ग्रांट। ठीक है, कैश में देना, और आज से कैश में भी नहीं किसी को मिलेगा, ये सारे गिफ्ट देना इन्होंने किन्होंने बंद करवा दिया, एनसी ने बंद करवा दिया। इससे क्योंकि गरीबों को बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि ज़मीनें कुछ लोगों के पास ही जा रही थी, बाकी लोगों के पास कुछ नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने जैसे ही पावर में, उन्होंने एबॉलिश की जागीर, मुआफिज और मुकर्रीज को। और उन्होंने एक और का रोल ख़त्म किया, वो थे चकदार्स। चकदार हुए ब्रोकर्स, आप समझ लो ब्रोकर, इंटरमीडिएटर्स। चकदार कौन हुए, इंटरमीडिएटर्स। चकदार मान लो ये चकदार है, चकदार कौन होता था, जो क्या करता था, गरीबों से, जो एक इंटरमीडिएट बीच वाला बंदा होता था, जो गरीबों से पैसे लेता था, पीजेंट से, और किनको देता था, मालिकों को। तो और इसको खुद भी कमीशन मिलती थी चकदार को। तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये आज से कोई चकदार वकदार नहीं होगा, इन्होंने चकदार को बिल्कुल ख़त्म किया। तो चार का रोल इन्होंने ख़त्म किया, जहांगीर, मुआफिज, मुकर्रीज और चकदार का रोल बिल्कुल ख़त्म किया। ये आपको याद रखना है, कब किया था, इन 1948। तो ये था पहला, इन्होंने सबसे पहले क्या एबॉलिश किया। चलिए और देखते हैं इन्होंने अच्छी चीज़ क्या की पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए। तो जैसे ये गवर्नमेंट पावर में, उन्होंने क्या किया, अब जो था हमारी स्टेट में क्या था, खाने की बहुत कमी थी। इन्होंने क्या कहा, ग्रो मोर फूड स्कीम, हम ऐसी स्कीम निकालेंगे कि खाना जिसमें ज़्यादा हो गए। तो ये जो फूड शॉर्टेज हो गया फूड ग्रेन्स का, ये पूरा हो जाए। तो गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, जो भी ज़मीनें हैं, जहाँ पर फसल उगती थी, तो वहाँ पर जहाँ पे फसल उग सकती है, जो अभी किसी के पास नहीं, वो इन्होंने क्या किया, लोग पीजेंट्स को देना शुरू किया, अलॉट करना शुरू कर दिया। किनको, मान लो ये खाली ज़मीन है, तो यहाँ पर कोई नहीं उगाता है कुछ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया जी, आप अगर किसान हो जाओ, इस पे उगाओ आप, हमें क्योंकि जल्दी से जल्द हमें फूड चाहिए, क्योंकि शॉर्टेज है फूड की। तो दूसरा जो था, इन्होंने एक अच्छा काम किया था, ज़मीनें दी किनको,
पीजेंट्स को दी कि जाओ आप उगाओ इस पर यार, जल्द से जल्द हमें फूड स्टोरेज ख़त्म करो जल्दी जल्दी, इसे बिल्कुल पूरा कर दो। फिर जो तीसरी चीज़ उन्होंने की वो टेनेंसी एक्ट ऑफ 1924। टेनेंसी एक्ट का मतलब क्या होता है, इन्होंने क्या किया, जो टेनेंट्स होते हैं जो ज़मीन पर उगाते हैं, टेनेंट्स वो लोग हुए जो ज़मीन पर वही फसलें उगाते हैं, तो इन जो टेनेंट ज़मीनों पर काम करते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंड किया जो पुराना टेनेंसी एक्ट था 1924 का, इन्होंने 1948 में उसे अमेंड का मतलब होता है चेंजेस लाई, कुछ उस एक्ट में चेंजेस ये लाई। उन्होंने क्या किया, आज से जो है एक किसान जो है टेनेंट, वो इस ज़मीन पर इतने साल तक काम कर सकता है। एक तो उन्होंने टेनवर फिक्स किया, और दूसरी चीज़ उन्होंने क्या फिक्स की कि एक इतना पैसा देगा जी, मिनिमम अमाउंट देगा आपको, ठीक है। एक तो आप इसे 1 साल के लिए ज़मीन दे सकते हो, और ये पैसा देगा आपको कम, मतलब कम से कम पैसा देगा टेनेंट। तो टेनेंट खुश हो गए यार, एक तो हमें अब ज़मीन भी मिल रही है, एक साथ में टाइम फिक्स्ड के साथ साथ, और हमें पैसा भी कम देना है मालिक को, ठीक है। तो दो अच्छी चीज़ें की उन्होंने। चलिए आगे देखते हैं और क्या अच्छी चीज़ की इन्होंने किसानों के लिए। और डिस्ट्रेस डिबेटर रिलीफ एक्ट ऑफ 1950। पहले क्या हुआ था, जो जम्मू एंड कश्मीर जो राजा थे, जम्मू एंड कश्मीर जो राजा रूल करे थे, उन्होंने क्या किया था, लोगों से टैक्स ले लेकर इतना डुबा दिया था लोगों को टैक्स के अंदर। 290 लाख रुपए का टैक्स था लोगों के ऊपर। तो इस गवर्नमेंट ने जैसे ही पावर में, उन्होंने क्या किया, इस टैक्स को माफ़ किया, और कितना रखा, सिर्फ 98 लाख ही रुपए दो यार, आप 290 रहने दो, आप सिर्फ 98 लाख ही रुपए दो। तो इन्होंने इसके लिए क्या किया, कुछ बोर्ड्स अपॉइंट किए, जैसे अनंतनाग में, बारामूला में, कठुआ में और उधमपुर में। तो इन बोर्ड्स में क्या करेंगे, अब कम कम हम आपसे टैक्स लेंगे, जिन जो भी डेबिटर्स का मतलब होता है जो कर्जे में डूबे हुए हैं, डिस्ट्रेस मतलब दुखी। तो ये एक्ट लाया 1950 में, जिससे क्या हुआ, उन्होंने कर्जा माफ़ी, इस सिंपली इसे याद रखिए, कर्जा माफ़ी, कम कर्जा दीजिए अब वापस अब हमें। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एक और चीज़ अच्छी की इन्होंने, आगे देखते हैं हम। अच्छा, ये आपको बहुत याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये, इसे बोला जाता है मैग्ना कार्टा। मैग्ना का मतलब होता है ग्रेट, मतलब एक ऐसा एक्ट आया जिसने क्या किया, पीजेंट्स को हक दिया, मतलब बहुत अच्छा एक्ट था ये मैग्ना कार्टा का। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, इसे बोला जाता है बिग लैंडेड एस्टेट एबॉलिशन एक्ट ऑफ 1950। लैंडलॉर्डिज्म, जैसे मैंने आपको बताया ना, पुराने ज़माने में क्या होता था, कुछ लोगों के पास ही ज़मीनें होती थी सिर्फ, उन्हें बोला जाता था लैंडलॉर्ड, ज़मीन के मालिक। तो बेचारे गरीबों के पास ज़मीनें ही नहीं होती थी, जो होता था ये जुल्म भी करते थे गरीबों पर, सब कुछ। जैसे ये गवर्नमेंट पावर में, उन्होंने बोला हम इस लैंडलॉर्ड को ही ख़त्म कर देंगे, लैंडलॉर्डिज्म को ही ख़त्म कर लेंगे। तो इन्होंने सबसे पहले अच्छी बात क्या की, अगर आज देख रहे हैं आप जम्मू एंड कश्मीर में लोगों के पास ज़मीनें हैं, वो इस एक्ट की वजह से ही हैं, अगर आप अच्छी तरीके से समझे तो। क्यों है इस एक्ट में हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने ट्रांसफ़र कर दी लैंड टू द टिलर्स। मान लो पुराने ज़माने में अगर आप लैंडलॉर्ड, जैसे कि जब लैंडलॉर्डिज्म था, पुराने ज़माने में क्या होता था, अगर एक लैंडलॉर्ड आपको क्या करता था, ज़मीन देता था उगाने के लिए। मान लो आप, लैंडलॉर्ड ने आपको ज़मीन दी उगाने के लिए, तो मैं इस ज़मीन पे अगर काम करता हूँ, तो इस एक्ट के अंदर क्या हो गया, ये मेरी ज़मीन हो गई। तो इन्होंने क्या किया, जहाँ पर भी आप उगाते हो चीज़ें, तो वो टिलर्स के पास चले जाएगी। लैंडलॉर्ड से छीन के किन के पास दे दी, टिलर्स के पास दे दी। अगर आप टिलर हो उस टाइम में, तो आपको ज़मीनें दे दी इन्होंने, ठीक है। तो और क्या किया इन्होंने, क्या किया, फिक्स कर दिया, फिक्सेशन कर दिया, क्या कर दिया, प्रोप्राइटर कौन हुए, मालिक हुए। मतलब 182 कनाल से ज़्यादा किसी भी लैंडलॉर्ड के पास ज़मीन नहीं होगी, 182 बस। इससे ऊपर अगर किसी के पास, वो छीन के किसको दे दो, टिलर को दे दो। टिलर मतलब जो ज़मीन पे उगाता है। टिलर बेचारे खुश, हमें फ्री में ज़मीनें मिल गई हैं, ठीक है, कोई पैसा नहीं देना, हमें फ्री में ज़मीन मिल गई। तो जो मालिक थे, ज़मीनों के मालिक होते हैं बड़े बड़े, उनके पास अगर 182 कनाल से ज़्यादा होती थी ज़मीन, वो छीन ली जाती थी, 22.5 एकर्स तक बस। तो ये था कि बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट एबॉलिशन एक्ट का मतलब था कि ज़मीनें लैंडलॉर्ड से छीन के किन को दे दो, टिलर्स को दे दो। ये 5वां पॉइंट आपको होप समझ आ गया होगा। तो ये थे कुछ लैंड रिफॉर्म जो किसने किए थे, ये जो गवर्नमेंट पावर में आए। उसके बाद इसने कुछ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स किए, जैसे कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स क्या हुआ है, जैसे कि खेतों में पानी लेना, कनाल्स बनाना, खेतों में पानी लेना, अगर पानी जाएगा खेतों में तभी क्या बनेगी, फसलें अच्छी उगेंगी। तो उन्होंने इरिगेशन सिस्टम को सुधारा। 1950 में इन्होंने क्या किया, सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया इरिगेशन का। पहले जो था इरिगेशन डिपार्टमेंट किसके अंदर होता, पब्लिक वर्क डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब इन्होंने सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। इरिगेशन को क्या दिया जाने लगा, प्रियोरिटी देने लगी। हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर प्लान में क्या किया, इरिगेशन को ज़्यादा प्रियोरिटी दी, ठीक है। तो अगर इरिगेशन ठीक होगा, फसलें ज़्यादा उगेंगी। तो क्या हुआ, इस इरिगेशन को ज़्यादा फोकस करने से क्या हुआ, हमारी फूड प्रोडक्शन बढ़ गई। तो
166.10 लाख 1964 to 65 हमारी प्रोडक्शन हुई। सिर्फ 1951 1952 में कितनी थी 82, और कितनी बढ़ गई हमारी 166.10 लाख। तो ये था जी इरिगेशन प्रोजेक्ट को ठीक करने से कैसे फूड प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। तो ये सब एनसी गवर्नमेंट ने किया था। आगे देखते हैं। अच्छा, और इन्होंने कोऑपरेटिव ग्रुप्स की, इन्होंने बोला हमें स्टेट को सुधारने के लिए कोऑपरेटिव ग्रुप्स की मदद लेनी पड़ेगी। कोऑपरेटिव ग्रुप्स कौन से हुए? एक ऐसे ग्रुप जो क्या करेंगे, लोगों को डेबिट इश्यूज से लेकर टैकल कराएंगे। जैसे किसी को कर्जा देना है तो ये उनकी हेल्प करेंगे। कुछ ग्रुप्स ऑफ लोगों का ग्रुप है जो इनकी मदद करेगा, फाइनेंस करेगा, उनको पैसे देगा क्रॉप्स के लिए, और ज़मीनें देगा कि वहाँ पर वो लीज पे कल्टीवेट कर पाएँ। तो कोऑपरेटिव ग्रुप्स की भी मदद ली किसने ली? हमारी। हालांकि ज़्यादा तो मदद नहीं कर पाए, लेकिन थोड़ी बहुत मदद की इन ग्रुप्स ने। ये कोऑपरेटिव ग्रुप से ग्रुप ऑफ लोगों का जो क्या करेंगे, मदद करते थे। तो ये था एक और अच्छी बात हुई थी जिसने लोगों को पॉवर्टी से निकाला था। और जो आखिरी चीज़ उन्होंने, इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स। अब नई नई इरिगेशन टेक्निक्स हमारी स्टेट में आने लगी जैसे ये गवर्नमेंट पावर में आई। जैसे कि हमने क्या किया, लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम लाया, मतलब पानी लिफ्ट से होकर पहुंचेगा खेतों में, और क्या होगा, लिफ्ट होकर पहुंचेगा। और हमने फर्टिलाइज़र मंगवाए कहाँ से? जैसे कि चाइना पैडी एक्स्ट्रा से, पॉपुलराइजेशन जो फर्टिलाइज़र होते थे जिससे फसलें ज़्यादा उगने लगी। और हमने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर लिए और इंटेंस एग्रीकल्चर फार्मिंग शुरू कर दी। इंटेंस डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू कर दिए हमने अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद। किसकी हेल्प से? बख्शी गुलाम मोहम्मद ने लोन लिया था किससे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो ये हमारा चौथा पॉइंट था कि हमने मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स लाई जिससे क्या हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई। ठीक है, तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी की, जैसे कि हमने रोड्स बनाए, बिल्डिंग्स लाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट मतलब बिजली वाले प्रोजेक्ट्स भी बनाए। इससे क्या होगा, हमारी जो स्टेट थी वो डेवलप हो गई। उसके साथ साथ हमने इंडस्ट्रियल भी बनाई। सबसे पहले आपको याद रखना है, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट कहाँ सेटअप हुई थी, गांधीनगर में हुई थी, और श्रीनगर में बुरजोला एरिया था वहाँ पर हुई थी। अनंतनाग एट द टोटल कैपिटल ऑफ 5.26 मिलियन जो हुआ था टोटल कैपिटल आउटले होता था। तो स्टेट हेल्ड इट्स फर्स्ट, हमने 1955 में फर्स्ट एग्जीबिशन शुरू किया था इंडस्ट्रीज़ के लिए। इससे क्या हो गया, हमारे गुड्स बाहर चले जाते थे। ठीक है, तो ये ग्रेटर एवेन्यू बन गया हमारी स्टेट के लिए। जैसे इंडस्ट्रीज़ आई यहाँ पर हमारी स्टेट में, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो गई हमारी स्टेट में। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है हमारे क्वेश्चन में। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा। पहला क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन था ये मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म से, ये आपको समझ आ गए होंगे ये सारे, कैसे एबॉलिश टैक्स किया, फिर कैसे डेबिट कम करवाया, लैंड दे दी टिलर्स को, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कराया, कोऑपरेटिव ग्रुप्स की मदद ली, इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो गई। चलिए दूसरा क्वेश्चन जल्द से जल्द पढ़ लेते हैं, बहुत लंबा सेशन है ये। तो व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ लैंड रिफॉर्म्स ऑन रूरल सोसाइटी। अच्छा, जो लैंड रिफॉर्म्स एनसी गवर्नमेंट ने किए उसका क्या फ़ायदा हुआ रूरल सोसाइटी को? रूरल मतलब गाँव वाले लोगों को क्या फ़ायदा हुआ, देखते हैं क्या फ़ायदा हुआ गांव वाले लोगों को। सबसे पहला जो फ़ायदा हुआ गांव रूरल सोसाइटी को वो हुआ, सबसे पहले एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ लैंडलॉर्ड्स। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया आपको, लैंडलॉर्ड्स जो थे जिन्होंने कब्जा करके रखा था ज़मीनों पर, इनका दबदबा ख़त्म हो गया। इनसे जो ज़मीनें छीन कर किनको दे दी गई, इनको पीजेंट्स को दे दी गई। किनको? पीजेंट्स को दे दी। ठीक है, सबसे पहले इनसे प्रिविलेजेस छीन ली। दीज लैंड रिफॉर्म प्रिविलेजेस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिक्योर द पोजीशन ऑफ द पीजेंट एंड रिस्टोर द कॉन्फिडेंस ऑफ मेकिंग। अब जो भी पीजेंट उगाता था अपनी ज़मीन पर, वो बोलता था यार मेरी ज़मीन है, अब जो भी मैं उगाऊंगा वो मुझे ही मिलेगा, लैंडलॉर्ड मुझसे नहीं छीनेगा कुछ। तो इन्होंने पीजेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम किया। दूसरा देखते हैं इन्होंने क्या किया। अच्छा, उन्हीं दौरान क्या हुआ था, एक डैनियल थॉर्नर थे, ये एग्रीकल्चरल थे, हिस्टोरियन थे और इकोनॉमिस्ट थे। ये कहाँ आए थे? जम्मू एंड कश्मीर 1950 में। जैसे ये यहाँ पर आए, इन्होंने देखा कि अब जो है किसान जो है वो खुशी खुशी क्या कर रहा है, अपनी ज़मीन पर इन्वेस्ट कर रहा है, और क्या कर रहा है वहाँ पर, क्योंकि उसे पता है जो भी मैं उगाऊंगा डायरेक्ट बेनिफिशरी कौन होगा, डायरेक्ट चीज़ें किसको मिलेंगी, ये पीजेंट्स को ही मिलेंगी, लैंडलॉर्ड मुझसे कुछ नहीं लेगा। तो डेनियल थोरो 1950 में आया था, उसने ये देखा और वो खुश हो गया। उसने बोला इस गवर्नमेंट ने ये चीज़ लाई और इससे किसको फ़ायदा हुआ? पीजेंट्स को फ़ायदा हुआ। चलिए आगे देखते हैं और क्या रिफॉर्म्स किए इन्होंने। सोशल एडवांसमेंट ऑफ पीजेंट्स, ज़मीनों के साथ साथ उन्होंने क्या किया, सोशली भी लोग पीजेंट्स को एडवांस किया। जैसे कि अब से पीजेंट्स के बच्चे एजुकेशन भी ले पाएंगे और बेटर हेल्थ फैसिलिटी भी होगी और उनका कल्चर जो होगा वो भी बढ़ाएंगे हम। चाहिए था दूसरा कि सोशल एडवांसमेंट भी दे दी ज़मीनों के साथ
साथ साथ और जो भी टैक्स था, जो पुराने ज़माने में जो राजा टैक्स लिया करता था, वो भी रिड्यूस कर दिया। क्या कर दिया? टैक्स भी बिल्कुल रिड्यूस कर दिया। किसने? एनसी गवर्नमेंट ने। तो क्योंकि पुराने ज़माने में क्या हुआ था, जैसे ही महाराजा ने जो टैक्स लगाया था, लोग इसके खिलाफ हो गए थे। जैसे ही एनसी गवर्नमेंट पावर में, उन्होंने क्या किया, इसे रिड्यूस कर लिया बिल्कुल। तो देखते हैं, टैक्स ख़त्म कर दिया मासेस का। उसके बाद उन्होंने क्या किया, कंडीशंस ऑफ लैंडलेस लेबर। तो इससे क्या हुआ, थोड़ा लैंडलेस जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उन लोगों को कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ था। क्योंकि ये जो लैंड रिफॉर्म से किनको फ़ायदा दे रहे थे? पीजेंट्स को। उन लोगों को फ़ायदा दे रहे थे जिनके पास ज़मीन थी, और उनको नहीं, जो लैंडलेस लेबर जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको कम फ़ायदा हो रहा था। ठीक है, तो ये सिर्फ टिलर्स को फ़ायदा हो रहा था, जो ज़मीन पे उगाते थे। तो इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। दीज लैंड रिफॉर्म्स क्रिएट, तो इसने क्या किया था, ये जो लैंड रिफॉर्म्स शेख अब्दुल्ला ने किए थे, इसको एवरलास्टिंग सपोर्ट मिल गई। आज भी शेख अब्दुल्ला को माना जाता है इन चीज़ों के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड, इसने क्या किया था, जो लैंडलॉर्ड थे वो इसके खिलाफ हो गए थे, क्योंकि इनसे ज़मीनें छीन ली थी। सिंपल, आपको याद रखना है। चलिए आकर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्द से जल्द। तो आपको क्या बताना है, बताइए। जब जैसे ही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की अंडर बख्शी गुलाम मोहम्मद सरकार आई, इन्होंने एजुकेशन के लिए क्या क्या किया। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे विज़न क्या था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का। वो क्या सोचा था, एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। तो शेख अब्दुल्ला बोलता था, एजुकेशन जो होनी चाहिए वो मॉडर्न एजुकेशन होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मॉडर्न एजुकेशन। तो उसने टॉप प्रियोरिटी दी किसको? एजुकेशन को। उसने बोला हमें, उसने 35% एनुअल बजट किस पे स्पेंड किया? एजुकेशन पर ही, कि 35% बजट लगा दो जी एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, हमें एजुकेशन की ग्रोथ चाहिए हमें। और उन्होंने क्या किया, जो आउटडेटेड सिलेबस है, जो पुराना सिलेबस है, उसे ख़त्म करो और मॉडर्न टेक्निक सिखाओ बच्चों को। और एग्रीकल्चर को उन्होंने एग्रीकल्चर एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया रूरल एरियाज़ में। ठीक है, इस तरीके से जॉब, उन्होंने बोला जॉब ओरिएंटेड कोर्स लाओ। ये किसकी विज़न है, किसका आइडिया था? शेख महमूदुल्लाह का। ऐसे कोर्सेज लाओ, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज, जिससे बच्चा जैसे ही एजुकेशन ख़त्म करे उसकी जॉब लग जाए। ठीक है, और उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किए फीमेल एजुकेशन के लिए, और लड़कियों की एजुकेशन के लिए अच्छे अच्छे, जैसे कि उन्होंने एक इंटरमीडिएट कॉलेजेस बनाया, कहाँ पर? श्रीनगर में। और गांधी मेमोरियल कॉलेज बना कहाँ पर? जम्मू में। गांधी मेमोरियल कॉलेज भी इन्होंने ही बनाया है। अच्छा, पहली यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1948 में बनी थी, जो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था किसका विज़न? शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को। तो इसी विज़न को पूरा किया किसने? बख्शी ने भी पूरा, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने इसे पूरा किया। तो बख्शी गुलाम मोहम्मद ने फाइनेंशियल सपोर्ट किससे ली थी? इंडिया से, सेंट्रल गवर्नमेंट से ली थी। तो उसने क्या क्या किया? सबसे पहले उसने सैलरी ऑफ टीचर उसने बढ़ा दी। उसके साथ साथ उसने क्या किया, आज से जो है प्राइमरी और यूनिवर्सिटी लेवल की एजुकेशन जो है लोगों को फ्री दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी। तो कितना अच्छा आइडिया था किसका? बख्शी गुलाम मोहम्मद का। उसके बाद उन्होंने बोला हम वो चीज़ें जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन देंगे, मतलब जैसे ही एजुकेशन खत्म हुई बच्चे की, उसको जॉब लग जाएगी, वैसी एजुकेशन दो इनको। ठीक है, करिकुलम में वो सब्जेक्ट लाओ। अच्छा, फिर उन्होंने तीसरा क्या किया, टेक्स्ट बुक्स जो होंगी वो फ्री दी जाएंगी पुअर स्टूडेंट्स को। और स्टेप दिए जाएंगे कि जो कश्मीरी लैंग्वेज है, डोगरी लैंग्वेज और बोडी लैंग्वेज है, और जितनी भी रीजनल लैंग्वेज है उनको हम प्रमोट करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद उन्होंने चौथा जो किया, सिस्टम ऑफ स्कॉलरशिप। गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाएगी, पैसों की हेल्प दी जाएगी पढ़ने के लिए। ठीक है, अच्छा, वुमेंस स्कूल्स और कॉलेजेस बढ़ाए जाएंगे। इस तरीके से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज, जैसे कि एनआईटी इन्होंने खोला कहाँ, और मेडिकल कॉलेज खोला बख्शी रजीम ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये सारे बख्शी ने क्या किए थे? एजुकेशनल रिफॉर्म्स किए। चलिए आगे देखते हैं जल्द से जल्द। तो 1955 में गुलाम मोहम्मद सादिक जो थे एजुकेशन मिनिस्टर थे, बख्शी गुलाम मोहम्मद के एजुकेशन मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया, एक एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जिसमें फोकस किया इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन को। प्रोग्रेसिव एजुकेशन मैंने आपको बोला एडवांस एजुकेशन, मतलब हमने बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देनी है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, जो भी गुजर बकरवाल लोग थे उनके लिए क्या, मोबाइल स्कूल्स खोले। मोबाइल स्कूल्स मतलब चलते फिरते स्कूल। अगर बच्चे स्कूल नहीं आ सकते हैं एजुकेशन लेने, हम वहीं पे स्कूल पहुंचाएंगे। तो ये देखो कितना अच्छा आइडिया था ये बख्शी गुलाम मोहम्मद का। तो इस मोबाइल स्कूल्स का मतलब ही होता है, इफ़ यू कांट गो टू स्कूल, द स्कूल विल कम टू यू, टू एजुकेट अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन कौन थे? गुजर्स और बकरवाल ट्राइबल्स लोग। ठीक है, स्कूल ही वहाँ जाएगा, मोबाइल स्कूल। तो मोबाइल स्कूल्स में टीचर कौन होंगे? वो उन्हीं के एरिया के होंगे, जो वहाँ पर उनको एजुकेशन देंगे। ठीक है, वहाँ पहुँच कर ही, क्योंकि गुजर बकरवाल जो पहाड़ों पे ही ज़्यादा टाइम, उनको एजुकेशन का टाइम नहीं मिलता है। तो मोबाइल स्कूल कितना अच्छा एजुकेशन किया था उन्होंने स्टेप। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन जो है। अच्छा, आप बताइए जश्न कश्मीर और कल्चरल फ्रंट क्या होता है। तो ये जश्न कश्मीर जो था, ये दोनों कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए चीज़ें हुई थी। कल्चर, जैसे कि कल्चर आपको पता ही क्या होता है, कल्चर इज ए सम टोटल ऑफ वेज ऑफ लिविंग दैट आर बिल्ड बाय ह्यूमन बीइंग एंड दैट आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू
अनदर। जैसे कल्चर होता क्या है, जैसे कि जो आपकी भाषा है वो भी कल्चर है, जो आप कपड़े पहनते हो वो भी कल्चर है, ठीक है। तो ये आपको आपके माँ बाप सिखाते हैं, इसी तरीके से आप आगे इसको ट्रांसफ़र होते रहता है ये, ठीक है। तो कल्चर जो है, तो कल्चर जो जम्मू एंड कश्मीर का कल्चर जो था उसके लिए क्या क्या किया, कल्चर फ्रंट बनाया। कल्चर फ्रंट जो है एक ग्रुप ऑफ लोगों का, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो क्या करेगी, एक कल्चर एथॉस को बढ़ाने की कोशिश करेगी। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, जैसे कुछ राइटर्स थे जो इस कल्चर फ्रंट में इसी ऑर्गेनाइजेशन में थे, जैसे कि जो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह, और ये क्या करते थे, ड्रामा करते थे और थिएटर करते थे, लोगों को अवेयर करते थे, ठीक है। जम्मू कश्मीर के लोगों को अवेयर करते थे, या फिर जम्मू कश्मीर से बाहर भी जाते थे, ये पूरी दुनिया को बताते कि जम्मू एंड कश्मीर में कैसा कल्चर है। तो इस कल्चर में जो, और ये लिख कर भी बताते थे कि जम्मू एंड कश्मीर में ये ऐसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ पर ऐसी भाषा है, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा रोल रहा है जम्मू एंड कश्मीर के कल्चर को आगे बढ़ाने में। तो देखते हैं ये क्या करते थे। तो ये क्या जो इनकी थीम्स होती थी वो क्या होती थी, सोशल चेंज से रिलेटेड। जम्मू एंड कश्मीर को बहुत हेल्प की इन्होंने सोशल चेंज लाने में। प्रोलिटेरियन लाइट, जो बेचारे गरीब रूरल लाइफ है उसको भी इन्होंने आगे लाया बहुत, और जो औरतों का स्टेटस था कश्मीर में वो भी बाहर लाया इन्होंने, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी वो भी पूरी दुनिया के सामने लाया इन्होंने, विलेजेस और टाउन में कैसी वो भी लाया, ठीक है। तो कल्चर फ्रंट का बहुत ज़्यादा रोल हुआ है, लिख कर और जाकर खुद कल्चर को आगे बढ़ाया इन्होंने। तो कल्चर फ्रंट में इट वाज रीनेम्ड कल्चर कांग्रेस इन 1949 एंड बिगेन टू पब्लिश लिटरेरी जर्नल कुवांग पोस्ट। तो इसका 1949 में इसका चेंज हो गया, नाम कल्चर कांग्रेस रखा गया, और एक कुवांग पोस्ट था जिसमें लिखा जाता था कश्मीर। ये एक जर्नल था, जर्नल होता है न्यूज़पेपर वगैरह, उसमें लिखा जाता था कश्मीर कल्चर के बारे में, कुवांग पोस्ट। चलिए आगे देखते हैं, जश्न कश्मीर। अच्छा, इसी कल्चर फ्रंट में कुछ राइटर होते थे जैसे कि दीनानाथ, जिन्होंने बहुत हेल्प की कश्मीर कल्चर को आगे बढ़ाने में। रहमान राही, दीनू भाई पंत, इन्होंने क्या किया, बहुत हेल्प की है कश्मीर कल्चर को आगे लेने में। अच्छा, लाला रुख पब्लिकेशन होता था, ये न्यूज़ जैसे कि न्यूज़पेपर होता है, ये पब्लिश करते थे कश्मीर कल्चर के बारे में। ये 1955 में बना था, और ये भी कलेक्ट करता था, कंपाइल करता था और प्रोड्यूस करता था लिटरेचर कश्मीर के रिलेटेड। ये भी लिखते थे लिटरेचर, लिटरेचर कश्मीर के रिलेटेड, और आउटसाइड रीजन में भेजते थे। अच्छा, इसको डिसबैंड कर लिया था 1957 में। चलिए आगे देखते हैं जश्न कश्मीर क्या होता है। जश्न कश्मीर, जैसे कि आपने देखा होगा फेस्टिवल होते हैं यहाँ पर, आपके एरियाज़ में फेस्टिवल होते हैं। फेस्टिवल किस लिए होता है, ताकि हमारा कल्चर प्रमोट हो। तो उन्हीं दौरान 1956 में जश्न कश्मीर किया था नेशनल कांग्रेस ने। तो हेल्थ थ्रू आउट द रीजन, पूरे रीजन में, पूरे जम्मू कश्मीर रीजन में। इसका मतलब यही था, इसका मकसद कि कश्मीर कल्चर को मतलब ये कश्मीर कल्चर बाहर जाए, पूरी दुनिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में फैल जाए। इट शोकेस, इसने क्या किया, रीजनल थिएटर के बारे में, म्यूज़िक, पोइट्री, डांस ऑफ कश्मीर एज वेल एज वेरियस अदर स्टेट्स में। तो ये चीज़ें होता है। आपने देखा होगा जब भी 15 अगस्त होता है एक फेस्टिवल, उसमें कश्मीरी कल्चर दिखाया जाए ताकि ये कश्मीरी कल्चर बचा रहे, ठीक है। तो ये जश्न कश्मीर एक फेस्टिवल था जो हुआ था कश्मीरी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। तो जो आपका 5वां क्वेश्चन है, बताओ जी स्टेट का क्या रोल रहा है, उसने टूरिज़्म को कैसे प्रमोट किया। जो एनसी गवर्नमेंट आई थी उसने टूरिज़्म के लिए क्या क्या किया। जी बिल्कुल बहुत कुछ किया था। जैसे ही गवर्नमेंट पावर में आती उन्होंने क्या किया था, कश्मीर चलो कैंपेन लाया था कि बाहर से लोगों को अट्रैक्ट किया, आओ कश्मीर, कश्मीर में बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, बख्शी गुलाम मोहम्मद ने किया था। तो इस कश्मीर चलो कैंपेन ने क्या किया था, बूस्ट किया था टूरिज़्म को, टूरिज़्म बहुत बढ़ गया था इससे, और फिल्म इंडस्ट्री भी आई थी हमारी स्टेट में। कश्मीर चलो कैंपेन में क्या था, इन्होंने क्या किया था, एयर सर्विस इम्प्रूव की थी ताकि बाहर से टूरिस्ट आए यहाँ पर आसानी से। अच्छा, पहले क्या होता था, हमारे स्टेट में परमिट लेना पड़ता था, अब कोई परमिट की ज़रूरत नहीं है, अब आओ यार यहाँ पर आओ, यहाँ पर बहुत खूबसूरती है। और यूथ हॉस्टल्स बनाए यहाँ पर, और होटल्स को रिवाइटलाइज़ किया, मतलब दोबारा से अरेंजमेंट्स किए, होटल में अच्छे होटल्स बनाए। अगर आप कश्मीर जाओगे आज, अगर आप होटल देखोगे, ये कहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो गई है, एनसी जैसे ही पावर में आई थी, ताकि लोग यहाँ पर आएँ। अच्छा, गवर्नमेंट ने टूरिस्ट रिसेप्शंस भी बनाए यहाँ पर, 60s से शुरू हो चुके थे टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर्स। इस तरीके से बहुत ज़्यादा ब्लॉकबस्टर्स मूवी यहाँ पर हुई हैं शॉर्ट कश्मीर में, जैसे कि आप देख सकते हैं पुराने ज़माने से, और नए ज़माने अभी भी होती हैं ब्लॉकबस्टर्स। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐसी प्लेसेस जो टूरिस्ट को, नेचुरल अट्रैक्शन टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि जो नेचुरल अट्रैक्शन जैसे गुलमर्ग, पहलगाम और सोनामर्ग, कश्मीर जैसी ब्यूटी है ही नहीं कहीं। तो ये कश्मीर चलो कैंपेन किसने लाया था, सरकार ने लाया, जैसे ही पावर में आई थी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग बख्शी रजीम। अच्छा, रोड्स और बिल्डिंग के लिए बख्शी रजीम ने क्या क्या किया था। द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग रिसीव्ड एन इम्पीटिस ने, मतलब
ये जैसे ही एनसी गवर्नमेंट पावर आई, इन्होंने रोड्स और बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दिया था। जैसे कि अब 1947 की बात है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स तो बनाए ही बनाए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए थे, स्टेडियम्स बनाए इन्होंने, और वास्ट नेटवर्क और रोड्स भी बनाया। बाकी चीज़ों के साथ साथ उन्होंने वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स भी बनाना शुरू कर दिए थे। और कंस्ट्रक्शन ऑफ बानिहाल टनल जो था वो उस टाइम की बहुत ज़्यादा खतरनाक अचीवमेंट थी, ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। तो ये बानिहाल टनल किसने बनाया था, ये जर्मन इंजीनियर्स ने बनाया था। तो इन्होंने क्या किया था, इसने कनेक्ट किया था कश्मीर को रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है। और जैसे ही बानिहाल टनल बना और ट्रेड बढ़ने लगा, मतलब कश्मीर से फ्रूट्स, कश्मीर से बिजनेस कहाँ जाने लगा, बाहर इंडिया में जाने लगा। और इन्होंने क्या किया था, जैसे रोड बना बस सर्विस चलने लगी, कहाँ, रूरल एरियाज़ के लिए। जो रिमोट टाउन थे वो भी लोगों ने बस से देखना शुरू की, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, ठीक है, अच्छी तरीके से। इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब बिजली पहुंचाई विलेजेस में। एंटी फ्लड मेजर्स, आपको पता है कश्मीर में फ्लड आते हैं, जैसे 2016 में आया था, पुराने ज़माने में भी आते थे, फ्लड्स आते थे। इन्होंने क्या किया, जो ये फ्लड्स थे इनके लिए, जैसे ही लोगों को बचाने के लिए इन्होंने एंटी फ्लड मेजर्स शुरू करने के लिए, और जो फ्रूट इंडस्ट्री थी उसको भी बूस्ट किया। तो ये सारा था डेवलपमेंट ऑफ रोड से क्या हुआ, ट्रेड बढ़ गया और कश्मीर प्रोग्रेस हो गया। इसी तरीके से कश्मीर जो है मॉडर्न कश्मीर बन गया, इसमें मॉडर्नाइजेशन आ गई, प्री मॉडर्न ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी बन गया। आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगर आपको प्लीज़ ये वीडियो पसंद आया होगा, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी वीडियोज़ और भी आपके सामने लाएंगे। तो शुक्रिया।